ये फर्स्ट वाला हो गया ना। सेकंड वाला ये भी आ रहा है, ठीक है। थर्ड 13, 15, 5 और 15। फोर्थ का 11, 7, 6। देखो नहीं आया क्या? अच्छा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये फोर्थ वाला बन गया, फोर्थ भी नहीं बना ये, ठीक है। और फिफ्थ क्या बोलते हो? फिफ्थ नहीं बना, तो ये 3 नहीं बना, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं, ब्रेक के बाद इसको मैं डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग डायरेक्ट अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। ब्रेक के बाद ये होमवर्क का ही क्वेश्चन निपटा लेंगे, अभी नहीं तो लेट हो जाएगा फिर। देखो अभी तक कहाँ मतलब क्या टॉपिक हो चुका है। सबसे पहला मीनिंग एंड बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया था। क्या फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किए थे। इसके टोटल कितना केस थे? 3, 4 केस। सबसे पहला वाला केस कैसे पता करेंगे? वो पहला केस है, एक ही रेशियो दिया रहेगा और ये भी नहीं बताएगा कि कौन सा पार्टनर शेयर दे रहा है, तो उसको हम लोग लेट द फर्म शेयर भी 1 करके सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला केस कैसे पता करेंगे? 2 रेशियो दिया रहेगा और नहीं बताएगा कौन सा पार्टनर शेयर दे रहा है, तो केस नंबर 2 है। उसमें ओल्ड वाला रेशियो को इग्नोर कर देंगे, नए रेशियो से सॉल्व करेंगे। थर्ड केस कैसे पता करेंगे? या तो 2 लिखा होगा या तो फ्रॉम लिखा होगा, और अगर मान लो ऑफ लिखा है तो क्या होगा? फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाले केस में पहले मल्टीप्लाई होगा फिर बाद में माइनस होगा। थर्ड वाले केस में डायरेक्ट माइनस करेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद वो क्वेश्चन देख लेंगे। कंसेप्ट रजिस्टर पे आ जाओ। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आगे। हेडिंग डालो अकाउंटिंग बेसिक्स, नोट करके लिखो। अभी ये कोई नंबर मत डालना 4th नंबर करके, बस नोट करके लिखो अकाउंटिंग बेसिक्स। अकाउंटिंग बेसिक्स, इधर लिखो हेड, क्या हो गया? अकाउंटिंग बेसिक्स डिक्रीजेस, हेड, फिर उसके बाद इंक्रीजेस और फिर दूसरा डिक्रीजेस। सबसे पहला लिखो असेट। बताओ असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। असेट से मिलता जुलता एक ही और था, कौन? लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इसी का ही रिलेटिव था। मतलब इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और बाकी 3 बहन अलग चलते थे। कौन 3 बहन? लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। इनकम ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट। अभी इसका बहुत काम आने वाला है, ये 5 हेड मन का। असेट का मीनिंग क्या था? हम लोग जो छोटा मीनिंग याद किए थे, कुछ याद है? मज़े वाला नहीं याद है? हाँ, मज़े लेना बाकी है, वो था असेट। एक्सपेंसेस मज़े ले लिए, खर्चा। लाइबिलिटी आया है वापस जाने के लिए, और इनकम आया है हमारा हो जाने के लिए, और कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो ऐसा ये 5 अलग अलग हेड था। अभी जो ये चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें ये लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब बहुत जगह रिपीट होने वाला है, तो उसको समझेंगे, उसका एप्लीकेशन। अब 4th हेडिंग डालो। 4th हेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। 4th हेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इस चैप्टर में जो ये समझ रहे हैं, सेम रिटायरमेंट के अंदर आएगा, सेम डेथ में, सेम डिसोल्यूशन में, और चेंज इन पीएसआर में भी सेम है। तो एक चैप्टर में समझ के 4 चैप्टर का काम हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस।
एक बैलेंस शीट बनाओ, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। पहला लिखो जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, फिर पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, फिर डब्ल्यूसीआर, इसको आगे पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ये। लिखो लिखो जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, डब्ल्यूसीआर, फिर चौथा है आईएफएफ या आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई बस शॉर्ट में लिखना है, इसको डिटेल में समझेंगे। जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, डब्ल्यूसीआर और आईएफएफ या आईएफआर, दोनों एक ही चीज़ होता है। असेट साइड जाएंगे तो वहाँ पे 4 चीज़ है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसी का दूसरा नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर एक गुडविल। ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं रिजर्व्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इस साइड को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक है रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दूसरा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। किसी को एक्यूमुलेटेड का मतलब पता है? एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा, करेक्ट, कलेक्टिवली। तो जब बहुत सारा एक साथ जमा हो जाता है उसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। इलेवेंथ में ऐसा एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी था जिसमें हम लोग पूरा डिप्रिसिएशन को इकट्ठा करते थे और फिर उसके बाद उसको जब बेच रहे होते थे तो पूरा डिप्रिसिएशन उठा के लाते थे। याद है 11th का डिप्रिसिएशन? नहीं, उसका यहाँ कोई यूज़ भी नहीं है, नहीं भी याद रहेगा चल जाएगा। क्या ये बना लिए? अभी इसको मैं समझाया नहीं हूँ, वैसे कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट है। अब अगला नोट करके लिखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी बस हम लोग लिख रहे हैं, बाद में सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे। किसी को एक कंसेप्ट याद है? 11th का चैप्टर 3 में पढ़े थे, इसमें बिजनेस और ओनर दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसीलिए ओनर जब पैसा लगाता है तो मानते हैं कि कोई दूसरा पर्सन पैसा लगा रहा है, इसलिए उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लिखो इसके अंदर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर इट रेफर्स टू the accounting concept, it refers to the accounting concept that states, it refers to the accounting concept that states that business and owner are two separate entity। बोल रहा है जो बिजनेस और जो ओनर है ये दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट, या इट रेफर्स टू अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट स्टेट्स दैट business and owner are two separate entity and therefore should be considered separate from each other। दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों को अलग अलग मानना है। It refers to accounting concept that states that business and owner are two separate entities and therefore should be considered separate from each other and therefore considered separate from each other। एक एग्जाम्पल बनाओ। ये एक मिस्टर ए है, ओनर है बिजनेस का, और ये बिजनेस में पैसा लगाया है। अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर बिजनेस एंटिटी फॉलो नहीं हो रहा है मतलब ओनर और बिजनेस सेम है या अलग अलग है? सेम है। तो यहाँ लिख लो ये दोनों सेम है। ये फर्स्ट केस है।
फर्स्ट केस में हम ये मान रहे हैं कि ओनर और बिजनेस दोनों सेम है। फिर इसके बाद केस 2 जहाँ पे बिजनेस एंटिटी फॉलो हो रहा है। बिजनेस एंटिटी अगर फॉलो हो रहा है तो ये दोनों डिफरेंट है। सेपरेट। एक में मान रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं है और एक में मान रहे हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मतलब दोनों अलग अलग लोग हैं। मिस्टर ए अपने आप में अलग है, बिजनेस अपने आप में अलग है। सेकंड वाले केस में ऐसा मान रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में ऐसा मान रहे हैं कि दोनों सेम है। अच्छा, अगर बताओ फर्स्ट वाले केस में दोनों सेम है और मिस्टर ए जो है वो पैसा लगाया बिजनेस में, तो ये तो वही हुआ ना कि एक पर्सन अपने एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे में रखा। वही हुआ कि नहीं? हम दोनों को अलग अलग मान रहे हैं या सेम मान रहे हैं? सेम, मतलब एक ये मेरा पॉकेट और ये एक मेरा पॉकेट। मेरे एक पॉकेट से निकाल के मैं दूसरे में पैसा डाला, क्या इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा? नहीं, ये तो मेरे पास है ना पैसा, मैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया ही नहीं हूँ पैसा। तो इसीलिए यहाँ पे जब बिजनेस एंटिटी फॉलो नहीं करते हैं तो कैपिटल जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पैसा निकाल रहे हैं तो ड्राइंग एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा लिख लो। कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करता, ड्राइंग एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं अपने एक जेब से पैसा निकाल रहा हूँ, दूसरे में डाल रहा हूँ, तो कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व ही नहीं है, तो मैं कैपिटल क्यों बोलूँ इसको? जबकि जब हम दोनों को सेपरेट मानते हैं तो यहाँ पे कैपिटल भी एग्जिस्ट होता है। कैपिटल मतलब मेरा पैसा मैं बिजनेस में लगाया हूँ, दोनों अलग अलग लोग हैं। और बिजनेस मेरा पैसा असेट की तरह ट्रीट करेगा या लाइबिलिटी की तरह? सोच के बताओ। मैं ओनर हूँ, मैं बिजनेस से पैसा डाला हूँ, वो पैसा असेट की तरह ट्रीट करेगा या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, क्योंकि कल को मैं कभी भी पैसा वापस मांग सकता हूँ। तो इसीलिए बिजनेस एंटिटी जब फॉलो करते हैं तो कैपिटल और ड्राइंग जैसा शब्द एग्जिस्टेंस में आता है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो कैपिटल और ड्राइंग कुछ नहीं होगा। इसका तो यही मतलब है कि एक आदमी अपना एक जेब से पैसा दूसरे में डाल रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस एंटिटी को फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं किए तो आगे का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ड्राइंग और कैपिटल ऐसा जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बताओ क्या बिजनेस एंटिटी समझ आया? अभी उस सबको हम लोग एक जगह रखेंगे, जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस टुकड़े टुकड़े में समझ रहे हैं। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? दोनों अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। अलग अलग है तो बताओ कैपिटल और ड्राइंग एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अगर ये बिजनेस एंटिटी फॉलो नहीं हो रहा है तब कैपिटल और ड्राइंग जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फॉलो हो रहा है तो ये पैसा लगाएगा तो कैपिटल बोलेंगे और पैसा निकालेगा तो ड्राइंग बोलेंगे। अब क्वेश्चन करके लिखो। क्वेश्चन करके लिखो, व्हाट आर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस? व्हाट आर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस? जो डेबिट साइड में बैलेंस है उसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। डेबिट साइड में बैलेंस है तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, इसमें से बताओ। एक डेबिट बैलेंस है, एक क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आया तो उसको क्या बोलेंगे? अरे यही दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, दो एक ऊपर एक नीचे दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये एक पहला, ये एक दूसरा। अब मैं पूछ रहा हूँ, अपना ये P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट का ये वाला साइड कौन सा साइड होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर इधर बैलेंस आया तो इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। और अगर इधर बैलेंस आया क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड ही होता है ना, तो इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? इधर आया तो क्रेडिट बैलेंस। बस ये गलत है। अब इसको नोट करके समझते हैं। हाँ, इतना ईजी होता तो फिर ये 11th में होता है ना। बनाओ ऐसा डायग्राम। ये मान लो P&L अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बताओ डेबिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करते हैं या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस। जितने भी खर्चे होते हैं वो इस साइड रिकॉर्ड होता है। और ये इनकम वाला साइड है, इनकम। मान लेते हैं इनकम का टोटल आ रहा है 20,000 और एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 15,000। कोई आया क्या? इनकम का टोटल कितना आ रहा है? 20, मतलब कमाए हैं 20, खर्चा कितना किए हैं? 15। तो बताओ प्रॉफिट में है या लॉस में है? प्रॉफिट में है। कौन से साइड बैलेंस आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। इस साइड बैलेंस आएगा, 5,000 का बैलेंस आएगा। इसको अभी के लिए बोल दो 2, जो भी नेट प्रॉफिट है वो 5,000। ये बैलेंस आया कौन सा साइड है? डेबिट साइड। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट नहीं हुआ, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्यों बोलेंगे? लिखो यहाँ पे नीचे,
ये है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्रेडिट बैलेंस क्यों है बताओ। ये 5,000 आया क्यों है, कौन सा साइड ज़्यादा होने की वजह से आया है? इनकम। इनकम मतलब कौन सा साइड? क्रेडिट होना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। नहीं समझे? फिर से एग्जाम्पल देखते रहना मैं जो बोल रहा हूँ। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होने की वजह से डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। फिर से सुनो, ज़्यादा कौन सा साइड है? क्रेडिट। कितना कमाए हैं? 20,000। खर्चा कितना किए हैं? 15,000। दोनों में से डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से डेबिट साइड में बैलेंस आया है, तो उस बैलेंस को क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है? क्या ये बोल सकता हूँ? हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, प्रॉफिट आया समझ में? ठीक है, लिखो यहाँ पे क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने के वजह से ये सब अभी बड़े क्वेश्चन में आने वाला है, तो एक साथ देखकर बहरा ना जाओ करके एक एक छोटा छोटा टॉपिक करके समझा रहा हूँ। क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने के वजह से डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है, डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है। क्रेडिट साइड के ज़्यादा, वो देखो क्रेडिट साइड 20,000 है, तो 20,000 यहाँ है और 15,000 यहाँ है। क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने के वजह से डेबिट साइड में जो बैलेंस आया उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। मतलब इसको क्रेडिट बैलेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। और अगर बताओ इधर साइड बैलेंस आता तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता? लॉस। और लॉस है तो उसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस? क्योंकि कौन सा साइड ज़्यादा था तब? डेबिट साइड। समझे? मतलब जो साइड ज़्यादा होता है ना वो बैलेंस को भी वही बोलते हैं। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा था करके इसको क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं। अब दूसरा P&L बनाओ। अभी ऐसे टुकड़े टुकड़े में समझ के फिर वो 6 मार्क का एक साथ बड़ा क्वेश्चन आएगा। ये देखो ऐसा इसका क्वेश्चन रहता है। तो इसके अंदर पूरा, इसके अंदर अभी हम लोग ये एक एक पार्ट समझ रहे हैं कि रिज़र्व आएगा तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। अब डायरेक्ट इसमें कुछ जाएंगे तो निपट जाएंगे, तो इससे बढ़िया है थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। ये कौन सा साइड होता है? डेबिट। और इसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। अब मान लो इस साइड को ज़्यादा रख लेते हैं 50,000, इस साइड को कम कर लेते हैं 20,000। कंपनी कमाया 20,000 है, खर्चा किया है 50,000, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। कितने का लॉस? 30,000 का। तो इसको बोलेंगे नेट लॉस 30,000। और ये जो नेट लॉस आया है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसको एरो करके लिखो, इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। जो भी नेट लॉस आता है वो होता है डेबिट बैलेंस। अच्छा, इसका लॉजिक क्या होगा, क्यों डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं? डेबिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, इसलिए उसको डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं। इसको चेंज कर लेना, डेबिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्या ये हो गया? ठीक है। अच्छा, जनरल रिज़र्व तुम लोग क्या समझते हो? जनरल रिज़र्व का क्या मतलब? रिज़र्व है, रिज़र्व मतलब
सोचो सोचो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे रिजर्व मतलब कम पार्टनर्स रिजर्व बना के रखें, तो रिजर्व का क्या मतलब होगा फ्यूचर में? हाँ मतलब सेविंग, इसको सेविंग बोल सकते हैं। तो जनरल रिजर्व काइंड ऑफ सेविंग है। और बताओ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस, अभी पढ़े थे प्रॉफिट, तो वहाँ जाके ब्रैकेट में लिख लो ये प्रॉफिट है। कभी कभार क्वेश्चन में बस क्रेडिट बैलेंस लिख देगा, लेकिन लॉजिक याद होना है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट। और उधर साइड लिखे हैं डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? लॉस, डेबिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से आया है। कभी कभार इजी करने के लिए डायरेक्ट दे देगा, नहीं तो टफ करने के लिए बैलेंस बता देगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। तो एक हो गया सेविंग, ये अपना सेविंग है, नीचे वाला प्रॉफिट है, फिर एक ये WCR होता है और ये एक IFR होता है। इसको पहले समझ लेते हैं। हेडिंग डालो रिजर्व क्या होता है। फर्स्ट रिजर्व, रिजर्व का मतलब सेविंग, रिजर्व मतलब सेविंग। इधर ध्यान बात मत करना, क्योंकि यही वाले टॉपिक में पूरा आगे का चैप्टर डिपेंड है, और यही नहीं इसके अलावा भी 4 चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है। रिजर्व मतलब सेविंग। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो 2 लोग धंधा कर रहे थे, धंधा मतलब बिजनेस, एक मोहित और एक अंकित, ठीक है, 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे थे। अब उन लोग इतने साल से 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं, तो 10 साल से अच्छा खासा सेविंग कर लिए थे, इनके पास पूरा 3,000 3,500 रुपये सेविंग हो गया था। अरे बाकी भी तो खर्चा वर्चा रहा होगा ना कब उनके पार्टनरशिप फर्म में, तो पूरा 10 साल में इन लोग 3,500 रुपये का सेविंग किए हैं। अब क्या हुआ, इनको लगा कि एक नए पार्टनर को बुलाना चाहिए, हम दोनों के पास उतना नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, तो इन लोग सूरज को अपने बिजनेस में एडमिट किए कि सूरज आएगा तो हमारा भविष्य कुछ और अच्छा उज्जवल हो पाएगा, सूरज आएगा तो चमकेगा। तो मोहित और अंकित इन लोग पहले से पार्टनर थे और सूरज को बुलाए। अच्छा, ये जो 3,500 का पैसा है जो सेविंग है, वो किसका पैसा है? मोहित और अंकित का, या मोहित अंकित और सूरज का? मोहित अंकित और सूरज का। फिर से सुनो, ये 10 साल इन लोग मेहनत, अपना हार्ड अर्न मनी, एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी सब लगा के 3,500 कमाए। अभी एक नया बंदा सूरज आ रहा है, तो सूरज के आने से इन लोग अपना रिजर्व वगैरह चेक किए। अब मेरा क्वेश्चन है, ये 3,500 बिलोंग किसको करता है? मोहित और अंकित को। क्या सूरज को इसका 1 रुपये भी मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत, टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब लोग ओल्ड पार्टनर लगाए हैं। तो बताओ, ये जो रिजर्व में अधिकार है ओल्ड पार्टनर का होता है या न्यू पार्टनर का होता है? ओल्ड पार्टनर का। क्या न्यू पार्टनर को इसको बांटेंगे? नहीं, बिल्कुल लॉजिक याद रखना, न्यू पार्टनर को नहीं बांटेंगे, क्योंकि 10 साल मेहनत कौन किया है? ओल्ड पार्टनर। तो उसका जो पैसा का रिटर्न होगा वो भी कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर, उनके ओल्ड रेशियो में। तो लिखो इसको, ओल्ड पार्टनर का सेविंग है तो ये ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए न्यू पार्टनर अभी आया, वो इतना बोला है, उतना बोला है, बहुत कुछ लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेविंग है वो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है, उनका अर्निंग है, उनका सेविंग है, बचत है, तो उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर का सेविंग है तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लिखो ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दिया रहेगा, हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताओ न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे? दिमाग लगाओ, हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे, ओल्ड में ही कर रहे हैं? क्या लॉजिक होगा? न्यू रेशियो में तो नया पार्टनर भी इन्वॉल्व होता है, याद है ना, हम लोग न्यू रेशियो निकाले थे चारों केस, नया पार्टनर भी इन्वॉल्व हो जाता है, हमें नया पार्टनर को देना ही नहीं है पैसा, इसीलिए बस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? रिजर्व मतलब सेविंग, सेविंग किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का या न्यू पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का। तो मिलेगा भी किसको? ओल्ड पार्टनर। और कौन से रेशियो में, ओल्ड में या न्यू में? ओल्ड में। न्यू में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि फिर नए पार्टनर को भी बढ़ जाएगा, हमें वो नहीं करना है, मेहनत उनका है, उनका पैसा लगा है तो उन्हीं को मिलेगा। फिर सेकेंड लिखो पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने के वजह से डेबिट में बैलेंस आया है। मान लो ये 2 पुराने पार्टनर हैं, ए और बी, इन लोग बिजनेस इतने साल से चलाए और इनका प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का। एक नया बंदा सी आ रहा है,
बताओ ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? ये जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलना चाहिए? ए और बी को। सी को क्यों मिलेगा? तो अभी अभी आया है, तो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट मतलब कौन से पार्टनर, ओल्ड या न्यू? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। लॉजिक ये है, हम ये नहीं चाहते कि नए पार्टनर को मिले पैसा। जब वो मेहनत नहीं किया तो किस अधिकार से आके पैसा ले रहा है? तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्रेडिट बैलेंस आया मतलब वही प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर ही ले जाएंगे। क्वेश्चन में दोनों रेशियो दिया रहता है, जल्दीबाजी में उसको न्यू रेशियो में बांट देते हैं, नहीं बांटना है, ओल्ड में ही बांटेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटेंगे। तीसरा लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम लोग WCR करके बैलेंस शीट में नोट किए हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 3rd नंबर में WCR लिखे हैं। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम है ना, तो इसमें बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह बनाना रहता है, तो कई ऐसे वर्कर काम करते करते ऑन ड्यूटी थे, गिर गए या लग गए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे अभी अभी NMDC में एक वर्कर मशीन में आ गए थे, तो उसमें भी क्या हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब अगर कोई भी वर्कर को ऑन ड्यूटी कुछ भी हो जाता है तो कंपनी को कुछ पैसा उनको कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि वर्कर अगर मान लो डेथ हो गया तो पूरा ज़िंदगी भर ही वो कमा नहीं पाएगा, अर्निंग मेंबर ही चला गया। और डेथ नहीं हुआ, उसका हाथ पैर में लग गया है, तो 1-2 महीना उसको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, घर में कुछ अर्निंग का साधन नहीं होगा, तो कंपनी कुछ पैसा अपने पास साइड लाइन करके रखता है। साल भर में मान लो 10,000 रुपये ऐसे पार्टनर्स अलग करके रख दिए। कल को अगर कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग का सिचुएशन होता है, वर्कर काम करते करते गिर गया, मशीन में आ गया, हाथ कट गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जो रेलवे के भी वर्कर कर्मचारी लोग होते हैं, इनका भी हाथ पैर ये सब कट जाता है। बड़े बड़े स्टील वगैरह में काम करते हैं, स्टील का फैक्ट्री देखे हो, स्टील का फैक्ट्री, गरम गरम रॉड आते रहता है, उनको सेट करना रहता है, बिल्कुल गरम रॉड होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा भी लग गया मतलब इंसान का हाथ पैर पूरा जल जाएगा। उनको बार बार वो पानी गिराया जाता है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, 11 में शायद दिखाया हूँ ना मैं एक बार। उन लोग काम करते थे, उनको टाइम टाइम ना मग्गे में ऐसे पानी डाला जाता है या शावर किया जाता है, क्योंकि इतना गर्म होता है वहाँ का टेम्परेचर। थोड़ा भी वो गर्म, सोचो स्टील जल रहा है, मतलब लाल कलर का स्टील आता है पूरा, और वो ऐसा घुमा के वो मशीन के अंदर डालना रहता है। तो इस बीच में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो हाथ जल जाएगा, पैर जल जाएगा, ऊपर से कुछ ब्लेड आके गिर गया तो उंगली कट जाता है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ होता है। तो अब वो बंदा या तो पूरे ज़िंदगी भर नहीं कमा पाएगा, या एक पर्टिकुलर टेन्योर तक नहीं कमा पाएगा। तो कंपनी वाले उसके घर को कंपनसेट करने के लिए, घर वालों को कंपनसेट करने के लिए एक फ़ंड बना के रखते हैं। उसी फंड को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम से लिखा है वर्कमैन मतलब वर्कर, कंपनसेशन मतलब मुआवजा, रिजर्व मतलब एक बचत है जो हम मुआवजा के तौर पे रखें। कल को अगर वर्कर को कुछ भी मिस हैपनिंग सिचुएशन हो गया तो उनका घर एटलीस्ट चल जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो इसीलिए वो पैसा बना के रखा जाता है। देखो ये क्या होता है, इट इज़ द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी तो बना पाएंगे। It is the reserve created out of profits. It is the reserve created out of profits to meet the needs of employees or workers. अगला पॉइंट, an amount is kept aside, कुछ पैसा को साइड कर दिया जाता है। An amount is kept aside in the reserve. An amount is kept aside in the reserve in the name of workers to meet the unforeseen situation. मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, अनप्रिडिक्टेड चीज़, अचानक से कुछ हो गया, गिर गया, लग गया, गला कट गया, हाथ कट गया, तो ऐसे सिचुएशन में उनके घर वाले को हम कंपनसेट करते हैं। An amount is kept aside in the reserve in name of worker to meet the unforeseen situation. To meet the unforeseen situation. अच्छा मान लो ये दो पार्टनर है, मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, अच्छा खासा अपना बिजनेस कंटिन्यू कैरी ऑन कर रहे थे। एक नया पार्टनर आया है मिस्टर सी, अभी छोड़ दो, नया पार्टनर का भी पॉइंट छोड़ दो। इन लोग दोनों मिलाकर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा WCR में रखे थे। WCR का फुल फॉर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इन लोग WCR में 15,000 रुपये रखे थे कि कल को अगर वर्कर को कुछ भी होता है तो हम 15,000 तक कंपनसेट कर देंगे। अपना फाइनेंशियल ईयर चालू कब होता है?
1 अप्रैल ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। तो इन लोग 1 अप्रैल को बनाए WCR 15,000 रुपये का, और इतना अच्छा साल था कि उस साल किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई भी वर्कर कहीं से गिरा नहीं। तो बताओ क्या ये 15,000 यूज़ होगा? सोचो सोचो, वर्कर के लिए बनाए थे, क्या ये 15,000 उस साल यूज़ हुआ? नहीं, क्योंकि वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग, कोई अनफोर्चुनेट सिचुएशन हुआ ही नहीं, तो 15,000 यूज़ नहीं हुआ। जब ये पैसा यूज़ नहीं होगा, अच्छा बताओ ये 15,000 में लगा किसका पैसा था? लगा किसका पैसा था? जो प्रॉफिट था वो किसका था अल्टीमेटली? ए और बी का। अगर पूरे साल भर में ये यूज़ नहीं होगा, वर्कर के लिए बनाए थे, ये यूज़ नहीं हुआ, तो बताओ ए और बी इसको वापस रख लेंगे कि नहीं? नहीं समझे? देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोग मान लो एक गुल्लक में पैसा जमा करके रखे, कि मान लो पेरेंट्स से पैसा मांग रहे हो, मम्मी से पापा से, कि महीने का 10 रुपये दे दो, या दिन का दिन का 10 रुपये दे दो, दिन का 10 रुपये या दिन का 20 रुपये दे दो, दिसंबर में या जनवरी में गोवा वगैरह कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है, मान लो तुम अच्छा खासा पैसा जमा करके रखे, पैसा दे कौन रहा है? पापा मम्मी पैसा दे रहे हैं, तुम इसमें दिसंबर तक जमा किए, दिसंबर में टाइम टेबल आ गया प्री बोर्ड का, तो तुम्हारा जो गोवा का ट्रिप था वो कैंसिल हो गया, तो बताओ ये पैसा वापस कौन रख लेगा? मम्मी पापा ही रख लेंगे। समझे नहीं समझे? तुम्हारे को पूरा परमिशन दिया गया था, लेकिन तुम एंड में नहीं जा पाए क्योंकि तुम्हारा प्री बोर्ड हो गया, तो अल्टीमेटली वो पैसा कौन रख लेगा? मम्मी पापा रख लेंगे। फिर तुम अगले साल फिर बोलना कि हाँ मेरे को पैसा देते रहो, मैं फिर जमा करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ए और बी मिलाकर कितना रुपए रखे थे? 15,000। क्या इस साल ये 15,000 यूज़ हुआ? नहीं। तो बताओ ईयर एंड में कौन बांट लेगा पैसा? ए और बी। ए और बी मतलब कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो में क्यों नहीं बांट रहे? सी को भी मिल जाएगा। क्या सी उसके लिए मेहनत किया है? नहीं, तो इसीलिए नहीं मिलेगा। लिख लो ये, ईयर एंड में यूज़ नहीं हुआ, ईयर एंड में यूज़ नहीं हुआ तो वो WCR पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ईयर एंड में यूज़ नहीं हुआ तो वो WCR ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। मतलब इन शॉर्ट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नए रेशियो में इसलिए नहीं कर रहे, नहीं तो फिर नए वाले को भी मिल जाएगा, और हमारा इंटेंशन नहीं है कि जो मेहनत नहीं किया उसको उसका पैसा दे रहे हैं। ईयर एंड में यूज़ नहीं हुआ तो वो WCR ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया WCR का पॉइंट। तो कोई भी वर्कर को अगर काम करते करते लग उग गया तो उनके घर वाले को कंपनसेट करने के लिए WCR बनाया जाता है। अच्छा तुम लोग बताना ये सब केस पॉसिबल है कि नहीं? 15,000 का WCR बनाए थे, इस साल वर्कर को कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? पूरा 15,000 क्या कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अच्छा ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हम 15,000 का बनाए थे लेकिन बहुत कम वर्कर का चोट लगा तो बस 2,000 खर्चा हुआ? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या पता हम ज़्यादा सोच के रखे थे, 15,000 का बनाए थे लेकिन बस जरूरत 2,000 का पड़ा, अब क्या करेंगे? 2,000 किसको दे देंगे? वर्कर को। 15 में से 2 गया, कितना बचा? 13,000। 13 कौन बांट लेगा? पार्टनर बांट लेंगे। क्या ये हो सकता है? हाँ। अच्छा ये हो सकता है कि नहीं, 15,000 का बनाए थे और जरूरत भी बिल्कुल एक्यूरेट 15,000 का ही पड़ा, हो सकता है क्या? हाँ, क्या पता ऐसा सिचुएशन था कि बिल भी 15,000 का ही बना और हम उतने के लिए रेडी थे, अब क्या करेंगे? पूरा 15,000 किसको दे देंगे? वर्कर को। क्या पार्टनर के लिए बचेगा? नहीं। ये भी केस हो सकता है। अच्छा ये केस हो सकता है कि नहीं, 15,000 बनाए थे लेकिन ज़रूरत पड़ गया 50,000 का, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हम सोचे थे ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, इंसान डायरेक्ट मान लो मशीन में ही घुस गया या 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया, पूरा एकदम हालत ही ख़राब हो गया, तो बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। हम तैयार कितने के लिए थे? 15,000 के लिए। ज़रूरत कितना पड़ गया? 50,000। ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो 15,000 हम WCR से देंगे, बाकी का जो रिमेनिंग कंपोनेंट होगा 35,000 वो पार्टनर अपने पास से देंगे। ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है, ये मैं दिखाता हूँ। इधर एक आगे हम लोग WCR और IFR के बारे में पढ़ेंगे, बस वो मिल जाए। ये देखो, इसके अंदर अलग अलग केस होता है। सबसे पहला केस, कोई क्लेम ही नहीं आया। बताओ जब कोई क्लेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे पूरा पैसा। दूसरा केस,
क्लेम इज़ लेस देन रिजर्व। 15,000 का बनाए थे, 2,000 का ज़रूरत पड़ा, क्या करेंगे? 2,000 को वर्कर्स को देंगे, बाकी 13,000 का क्या करेंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। सेकेंड केस। थर्ड केस है क्लेम इज़ इक्वल टू रिजर्व, क्या पार्टनर्स के लिए बचेगा? नहीं, तो थर्ड केस में पढ़ेंगे। फोर्थ क्लेम इज़ ग्रेटर देन रिजर्व, तो जो WCR में रखा है वो तो देंगे, बाकी बचा पैसा पार्टनर अपने पास घर से ला के कैपिटल से देंगे। तो ये आगे इसको भी पढ़ना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस। ठीक है, ये भी हो गया। अगला हेडिंग डालो फोर्थ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर IFF या IFR लिखे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या कभी कभार इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्यों बनाया जाता है समझो। मान लो 2022 में किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा, इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए का है। अब 2026 में अगर चेक कर रहे हैं तो इसके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। एक केस मान लो 1 लाख का जो शेयर था वो अभी भी 1 लाख का है, बहुत रेयर सिनेरियो है, ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी है, बट मान लेते हैं 1 लाख का 2022 में भी था और आज के डेट में भी 2026 में भी 1 लाख का है। दूसरा केस क्या हो सकता है? 1 लाख का तब था और अब ज़्यादा का हो गया, मान लो 3 लाख का है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अच्छा कंपनी का शेयर होगा, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी होगा, तो उसमें शेयर का प्राइस बढ़ गया होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? सोचो 1 लाख का शेयर लिए थे, पहला केस आज के रेट में भी 1 लाख है, दूसरा केस वो 1 लाख से ज़्यादा है, तीसरा केस बोलो ना, कितना कॉमन सेंस वाली बात है। तीसरा केस क्या होगा? 1 लाख से कम। इसको भी सोच रहे हैं, 3 ही केस हो सकता है, या तो ज़्यादा होगा, या तो कम होगा, या तो बराबर होगा। तुम जैसे 2025 में जितने भी केजीज के थे, या तो उससे ज़्यादा हो गए, या तो उससे कम हो गया, या तो उसके इक्वल हो गए, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा। तो देखो 1 लाख का शेयर 2022 में लिए थे, पहला केस क्या है? आज के रेट में वो कितने रुपए का है? 1 लाख का। क्या आपने वो कोई घाटा हुआ? नहीं, कोई घाटा नहीं। दूसरा वाला केस देखो 3 लाख का है, क्या कोई घाटा हुआ? नहीं, उल्टा मुनाफा हो गया 2 लाख का। तीसरा केस 1 लाख का खरीदे थे और अब 20,000 का है, बताओ कोई घाटा हुआ? हाँ, कितने का घाटा हुआ? 80,000 का। तो 80,000 का जो घाटा हुआ ना, इसके लिए पहले से पैसा जोड़ के रखा जाता है कि कल को अगर घाटा होगा तो हम वो वाला पैसा ला के कंपनसेट करेंगे। बस उसी पैसे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कि अगर हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, जो 1 लाख का खरीदे थे आज के रेट में वो मात्र 20,000 का है, तो उसमें गिरावट आ गया 80,000 का, तो ये 80,000 को जो कंपनसेट करेंगे, जो इसका भुगतान करेंगे, वो हम लोग IFR से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या ऐसा काम समझ आया? अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट जितने का था आज भी उतने का है, क्या IFR का कोई काम है? बोलो। जब खरीदे थे तब भी 1 लाख का था, आज भी 1 लाख का है, क्या IFR कोई काम करा? नहीं। जब खरीदे थे 1 लाख का था, आज के रेट में 6 लाख का है, क्या IFR कोई काम का है? नहीं, अभी भी नहीं है, क्योंकि फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? फ़ायदा, 5 लाख का फ़ायदा। अब बताओ 1 लाख का खरीदे थे, आज के रेट में 10,000 का है, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान। कितने का नुकसान? 90। क्या अब IFR काम का है? हाँ, अब काम का है। क्या समझ आया? बस इसको बोलते हैं IFR। इसके भी 6 केसेस पढ़ेंगे, लिखो इसके अंदर। इट इज़ द अमाउंट केप्ट असाइड, it is the amount kept aside by partners, by old partners. It is the amount kept aside by old partner to face decline in value of investment. It is the amount kept aside by old partners to face decline in the value of investment. कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी गिरावट आता है, बढ़ोतरी हो रहा है तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर गिरावट हो रहा है तो फिर IFR काम आएगा। इट इज़ द अमाउंट केप्ट असाइड बाई ओल्ड पार्टनर टू फेस डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक बार बैलेंस शीट के आइटम्स मन देखो जो हम लोग बैलेंस शीट में लिखे थे। क्या इसका ये जो मैं ग्रीन वाला मार्क किया हूँ, जनरल रिजर्व, PNL, WCR, IFR, क्या सारा क्लियर है? जनरल रिजर्व का क्या मतलब होता है? सेविंग कौन किया है, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। तो ये बटेगा भी किसको? ओल्ड पार्टनर हो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दूसरा है PNL का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। किसका पैसा था ये? ओल्ड पार्टनर का। तो किसको बटेगा? ओल्ड पार्टनर हो। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। WCR बनाया किसके लिए जाता है?
वर्कर्स के लिए, लेकिन किसका पैसे से बनाया जाता है? पार्टनर। अगर यूज़ नहीं हुआ तो क्या पार्टनर बांट सकते हैं? हाँ, पार्टनर बांट सकते हैं। जैसे प्री बोर्ड हो गया तो पेरेंट्स ले लेंगे पैसा वापस। अगला IFR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ ही नहीं तो क्या पार्टनर्स बांट सकते हैं पैसा? हाँ, क्योंकि लगा पार्टनर्स का ही पैसा है तो पार्टनर्स ही बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। क्या इतना समझ आया? अच्छा, अब मेरा एक अगला क्वेश्चन है, ये चारों चीज़ जब प्रॉफिट है तो ये तो असेट होना चाहिए बिजनेस के लिए, ये बिजनेस का लाइबिलिटी क्यों है? थोड़ा दिमाग लगा के बोलना, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। चारों चीज़ को हम लोग इन डेप्थ समझे। एक जनरल रिजर्व मतलब बचत, ट्रेड बैलेंस मतलब प्रॉफिट, WCR भी काइंड ऑफ प्रॉफिट ही है, IFR भी प्रॉफिट ही है, सब कुछ पार्टनर्स को बट रहा है। तो पार्टनर्स को बट रहा है तो ये तो असेट हुआ ना पार्टनर्स के लिए, तो इसको हम लोग लाइबिलिटी क्यों ट्रीट कर रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है? ओनर और बिजनेस दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। ये वाला जो प्रॉफिट है वो है किसका? बिजनेस का है या पार्टनर का है? पार्टनर का। लेकिन अभी के लिए किसके पास रखा है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ? लाइबिलिटी। नहीं समझे? मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ। चार चीज़ रिपीट करो। क्या चार चीज़ था यहाँ? जनरल रिजर्व, PNL का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, WCR और IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चारों एसेट साइड है या लाइबिलिटी साइड है? लाइबिलिटी। ये जो भी पैसा है वो बिलोंग किसको करता है? अल्टीमेटली मिलेगा किसको? पार्टनर्स को। लेकिन अभी के लिए किसके पास रखा है टेम्परेरली? फर्म के पास, बिजनेस के पास रखा है। कल को बताओ ये जो फर्म है या बिजनेस है वो पार्टनर को वापस करेगा कि नहीं करेगा? अभी के लिए फर्म के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। नहीं समझे? फिर से बता रहा हूँ। मान लो ये है अभिषेक, ठीक है, मतलब अभिषेक का बैलेंस शीट है। अब इसमें क्या हुआ? अभिषेक के पास लाइबिलिटी ये अभिषेक का कंपनी है और उसके जो लाइबिलिटीज़ दिख रहे हैं वो है, कोई बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, एक क्रेडिटर है 2 लाख रुपए का। अब थोड़ा ध्यान से समझना और इसके साथ में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रॉफिट, अभिषेक का कंपनी वो प्रॉफिट किया है 250 रुपये का, ये कंपनी का प्रॉफिट है। सुनो इधर, 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट है ये अभी के लिए किसके पास रखा हुआ है? अभिषेक की कंपनी में या अभिषेक के पास? अभिषेक की कंपनी में। लेकिन ये अल्टीमेटली 250 रुपये बिलोंग किसको करता है? अभिषेक को। अभी के लिए टेम्पररी कौन रखा है? कंपनी या बिजनेस रखा है? बताओ, अभिषेक कल को उसके बिजनेस से वापस लेगा कि नहीं? पैसा लेगा। तो बिजनेस के लिए अभी टेम्पररी रखा है, कल को अभिषेक को पैसा उससे वापस ले लेगा, तो बिजनेस के लिए वो पैसा एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। क्या ये आया समझ में? इसीलिए ये सब लाइबिलिटी साइड होता है। भूल जाओगे, एक बार लिख लेते हैं इसको। लिखो क्वेश्चन करके, वाई रिजर्व्स और प्रॉफिट अपीयर ऑन लाइबिलिटी साइड। वाई रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट मतलब PNL, WCR, IFR। वाई रिजर्व और प्रॉफिट अपीयर ऑन लाइबिलिटी साइड। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अभी के लिए पैसा बिजनेस के पास रखा है, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा पार्टनर का है। पार्टनर कभी भी वो पैसा वापस मांग सकता है, तो बिजनेस या फर्म के एंगल से वो लाइबिलिटी है। लिखो, बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब फर्म, बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब फर्म टूवर्ड्स ओनर, ओनर मतलब पार्टनर, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसीलिए मैं वहाँ बिजनेस एंटिटी को एक्सप्लेन किया था। बिजनेस एंटिटी बोलता है दोनों अलग अलग पार्टी है, ओनर और बिजनेस। तो ओनर का पैसा अभी के लिए कुछ समय के लिए टेम्पररी बेसिस पे बिजनेस होल्ड कर रहा है, कभी भी ओनर उससे पैसा वापस मांग सकता है, तो इसीलिए बिजनेस उसको अपना लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा है। बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा चार चीज़ था याद करो? जनरल रिजर्व, PNL का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस और WCR और IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये चारों बिलोंग किसको करता है? पार्टनर्स को। अभी के लिए किसके पास रखा है? फर्म के पास रखा है। तो फर्म के लिए एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, क्योंकि कभी भी उसको वापस करना पड़ सकता है। अब ये बिलोंग ओल्ड पार्टनर को करता है, तो क्या न्यू पार्टनर को देंगे? नहीं, ओल्ड पार्टनर को देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये ट्रीटमेंट भी लिख लो। वॉट ट्रीटमेंट टू बी डन, वॉट ट्रीटमेंट टू बी डन, फिर ब्रेक लेंगे, इतना लिख लो। वॉट ट्रीटमेंट टू बी डन फॉर रिजर्व्स और प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
बोल रहा है जब नया पार्टनर आएगा तो ये चारों चीज़ का क्या करेंगे। सिंपल है, चारों चीज़ पार्टनर को बिलोंग करता है, पार्टनर को बांट देंगे। वॉट ट्रीटमेंट टू बी डन फॉर रिजर्व्स और प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो आंसर लिखो, रिजर्व और प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व और प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। रिजर्व और प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। रिजर्व और प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर को ही बटेगा, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, नहीं तो फिर हजम नहीं कर पाओगे, आगे का बहुत कुछ है।